नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल फैक्ट विद एस के पर। तो सबसे पहले आपको गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। तो आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो हो सके कल ये अपलोड हो तो माइंड में मत लेना, ठीक है। तो आज 26 जनवरी है, आपको मैं वीडियो बना रहा हूँ। आज 26 जनवरी है, आज गणतंत्र दिवस है, तो उसकी आपको दोबारा ढेरों शुभकामनाएं, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे BSF CRO RM के सिलेबस में अपना जो केमिस्ट्री का आज चैप्टर है धातु और अधातु, मेटल और नॉन मेटल। इस चैप्टर से धातु, अधातु और मिश्र धातु, इस चैप्टर से 1 या 2 क्वेश्चन बनता है हर हाल में, ठीक है। 1 या 2 क्वेश्चन पक्का ही बनेगा केमिस्ट्री के सिलेबस में। तो मैं आज आपको इसके बारे में पूरा डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। तो देखते रहिए वीडियो को। अगर अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर करो और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करो। तो शुरू करते हैं। देखिए, मैं पहले लिख लिया है देखिए, धातु और अधातु दोनों को कंपेयरिंग करेंगे, ठीक है। एक साड़ी बनाई है मैंने, कंपेयरिंग करने से अच्छा याद होता है। तो इसमें जो नोट, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो नोट हैं वो मैंने बताए हैं आपको, ठीक है। तो देखिए, शुरू करते हैं इसको। धातुओं को पढ़ेंगे पहले। अपने शुद्ध रूप में धातुओं की सतह चमकदार होती है। यह गुण धात्विक चमक कहलाता है तथा प्रकाश को परावर्तित कर देती हैं। धातुओं की खासियत क्या होती है? ये तो शुद्ध रूप में होती हैं चमकदार, यानी कि शुद्ध रूप में सतह जो होती है शुद्ध रूप में चमकदार होती है। इस कारण यह इनका गुण धात्विक चमक कहलाता है, ठीक है। धातुओं का ये चमक होती है तो इसको धात्विक चमक कहते हैं तथा प्रकाश को ये परावर्तित कर देती हैं, प्रकाश को रिफ्लेक्ट कर देती हैं, ठीक है। प्रकाश की जो किरणें होती हैं वापस कर देती हैं, ठीक है। दूसरा है इसका, अधातु में धात्विक चमक नहीं होती है, प्रकाश को परावर्तन नहीं कर सकती। और इसका अपवाद दे रखा है आयोडीन, मतलब आयोडीन I53 को छोड़कर। आयोडीन का परमाणु क्रमांक 53 है, मैं नोट कर दिया है, जो कि आपको याद रहे, ताकि आवर्तसारी जब पढ़ाऊंगा इसमें बहुत जरूरत पड़ेगी। आवर्तसारी जब पढ़ाऊंगा इनकी धातु अधातु समझ नहीं पाओगे क्या है। इससे पहले आवर्तसारी पढ़ाने से पहले मैंने इनको पढ़ाना चाहा, ठीक है। तो इसको भी नोट करते जाना। आयोडीन 53 को छोड़कर बाकी की जो धातु हैं वो प्रकाश को परावर्तित नहीं कर सकती हैं, ठीक है। तो ये एक अपवाद है, ठीक। अगर यहीं से क्वेश्चन बन जाएगा कि कौन सी अधातु है जो कि प्रकाश को परावर्तित नहीं करती है, तो आयोडीन 53, ठीक। परमाणु क्रमांक 7 में याद रखना चाहिए। दूसरा है धातुएं कठोर होती हैं। अधिकतर धातुएं जो हैं वो कठोर होती हैं, ठीक। लेकिन इसमें सोडियम, पोटेशियम, लिथियम को छोड़ के, ठीक, सोडियम, पोटेशियम और लिथियम को छोड़ के इनका प्रमाण क्रमांक में लिख दिया है 11, 19, 3, ठीक है। 11 सोडियम का, 19 पोटेशियम का और लिथियम का 3, ओके। सोडियम और पोटेशियम, लिथियम को छोड़कर बाकी की धातुएं कठोर होती है, ठीक। सोडियम की एक और खासियत है, सोडियम जो सॉफ्ट होती है और पोटेशियम भी सॉफ्ट होती है, लिथियम इनको चाकू से भी काट सकते हैं, इतनी सॉफ्ट होती हैं। और सोडियम को हम ऐसे खुला नहीं छोड़ सकते। सोडियम को मिट्टी का तेल केरोसिन होता है उसमें डुबो के रखना पड़ता है। ये भी खासियत है कि क्वेश्चन पूछ लेता है कि कौन सी वह धातु है जिसको हम केरोसिन में डुबो के रखते हैं, तो सोडियम है, ठीक है। 11 परमाणु क्रमांक है इसका, ठीक। अगर सोडियम को हम पानी में फेंक दें तो एकदम ब्लास्ट जैसा होता है, ठीक। इसकी सोडियम की खासियत मैं आगे पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा, धातुएं कठोर होती हैं लेकिन सोडियम, पोटेशियम, लिथियम को छोड़ के, ठीक है। अब ये दूसरा इधर है, धातुओं से कम कठोर होती हैं। कठोर तो होती है लेकिन धातुओं से कम कठोर होती हैं, ठीक है। अब इसमें भी एक इसका अपवाद है, हीरा को छोड़कर, जिसका गलनांक क्वथनांक अधिक होता है। हीरा को छोड़ के बाकी की धातुएं कम कठोर होती हैं, लेकिन हीरा सबसे ज्यादा कठोर अधातु है, ठीक है। सबसे कठोर अधातु है जिसका गलनांक क्वथनांक अधिक होता है। क्वेश्चन पूछ लेगा ऐसा कौन सी अधातु है जो कि कठोर होती है, तो हीरा। हीरा क्या है? हीरा कार्बन का ही एक अपर रूप है, कार्बन का ही एक रूप है, ठीक है। इस वजह से इसका कोई वो नहीं है। हीरा को छोड़कर जिसका गलनांक क्वथनांक अधिक होता है, तो हीरा किसका? कार्बन का रूप है, अपर रूप, ठीक। चल, तीसरा है कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में होती हैं। ये जो धातुएं हैं, धातुएं कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में होती हैं। कमरे का ताप क्या है?
कमरे का ताप कोई सामान्य ताप मानते हैं, जैसे 25, 26, 27, 25, 26 सेंटीग्रेड ताप पर। कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में होती हैं मरकरी, Hg तथा गैलेनियम को छोड़कर। ठीक है, मरकरी को छोड़कर, मरकरी Hg तो द्रव अवस्था में पहुंच जाती है। ठीक है, जब ज्यादा धूप होती है तो द्रव अवस्था में आ जाएगी। मरकरी को छोड़कर, मरकरी का परमाणु क्रमांक 80 होता है। ठीक है, यहाँ 80 लिख लेना, 80 परमाणु क्रमांक होता है इसका। मरकरी Hg को छोड़ के ये ठोस अवस्था में होती है। जो मरकरी है पारा, इसको पारा भी बोलते हैं। ठीक है, पारा को छोड़ के ये ठोस अवस्था में होती है। इससे क्वेश्चन बनता है मरकरी से, वो है कौन सी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। क्वेश्चन बनता है वह कौन सी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो मरकरी 80G Hg। ठीक है, 80 इसका परमाणु क्रमांक है, मैं लिख दिया है ताकि याद रहे। इधर देखो, लगभग सभी अधातुएं कमरे के ताप पर गैस या द्रव अवस्था में पाई जाती हैं। लगभग सभी हैं। ठीक, लगभग सभी अधातुएं कमरे के ताप पर गैस या द्रव अवस्था में पाई जाती हैं। अब देखिए चौथा, धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है। धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है। उसमें सबसे अधिक कौन सी है? Au, Ag, Au का 79 होता है, इसका 47 होता है और इसका 26 होता है। ठीक है, परमाणु क्रमांक लिख लेना। Au सोना है, सोना का 79, Ag चांदी है 47 और Fe लोहा है 226 है इसका परमाणु क्रमांक। इसको साथ में नोट करते जाओगे तो याद रहेगा, अच्छी बात है। देखिए, धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है। सबसे अधिक मतलब सबसे अधिक कौन सी फैलती है? तो सबसे अधिक पहले का वो सोना, फिर चांदी, फिर आयरन। ठीक है, सबसे अधिक ये है। ठीक, कहने का मतलब है सबसे अधिक लंबी या सबसे अधिक फैलने की प्रवृत्ति पाई जाती है तो वो सोना, चांदी और लोहा में पाई जाती है। ठीक, चौथा है अधातुएं भंगुर प्रकृति की होती हैं। भंगुर का मतलब ये है, थोड़ा सा कुछ होगा, उसको अगर पीटेंगे, धातुओं को हम अधातुओं को पीटेंगे तो वो जैसे ये चादर पीट के लंबी हो जाती है, चादर पीट के लंबा चौड़ा कुछ भी कर सकते हो धातुओं को, लेकिन अधातुओं को ऐसा नहीं है। धातुओं को अगर पीटेंगे तो बिखर जाएंगी, चूरा चूरा टाइप हो जाएंगी। ठीक है, यही बोलना चाह रहा है, धातु भंगुर प्रकृति की होती है। तो ठोस थोड़ी होती हैं, लेकिन अगर पीटेंगे तो पीटेंगे नहीं। जैसे हम कोयला है, ठीक है, कोयला उसी में आएगा, कार्बन का ही रूप है कोयला। कोयला को अगर हम पीटते हैं तो वो क्या तनेगा? नहीं तनेगा, वो तो टूट जाएगा, बिखर जाएगा। ऐसे ही है। ठीक, अगला नंबर देखते हैं। धातु में विद्युत व ऊष्मा की सुचालक होती हैं। धातु में विद्युत और ऊष्मा की सुचालक होती हैं। धातु में विद्युत व ऊष्मा की सुचालक होती हैं। तो ये है Pb और Hg को छोड़कर। इसका 82 होता है, इसका 80 होता है। ठीक है, ये नोट कर लेना। Pb क्या है? लेड, सीसा। ठीक है, धातु में विद्युत व ऊष्मा की सुचालक होती हैं सीसा और पारा को छोड़कर। इसमें भी एक अपवाद है, मतलब धातुएं जो है विद्युत व ऊष्मा की सुचालक होती हैं, लेकिन सीसा और पारा को छोड़कर। ठीक है, अब क्वेश्चन बनेगा वो है कौन सी धातु है, वो है या वे कौन सी धातुएं हैं जो विद्युत व ऊष्मा की सुचालक नहीं होती हैं। ऐसे क्वेश्चन बनेगा तो हम लिखेंगे Pb और Hg। ठीक है, पारा और सीसा। परमाणु क्रमांक एक का 82 है, एक का 80 है। ठीक, अब विद्युत व ऊष्मा की सुचालक का क्या मतलब है? मतलब ये है कि इसमें जो विद्युत धारा है आसानी से प्रवाहित हो जाती है। ऊष्मा का मतलब है जल्दी ये गर्म हो जाती है। ठीक है, ऊष्मा जब हीट देंगे तो तुरंत गर्म हो जाती है, ये है। ठीक है, समझ में आया? सुचालक कंडक्टर बोलते हैं इंग्लिश में, कंडक्टर। इसी वजह से इनको चालक बोलते हैं। ठीक, इसी वजह से इनको चालक बोलते हैं। जो धातुएं हैं उनको चालक बोलते हैं और इनको अचालक बोलते हैं, और जो उप धातु हैं उनको अर्धचालक बोलते हैं। ठीक, उनको भी मैं पढ़ाऊंगा, उप धातु कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, पहले इनको पढ़ लो। धातुएं विद्युत व ऊष्मा की सुचालक होती हैं, ये समझ में आ गया। अब इसका नंबर है, ये विद्युत व ऊष्मा की कुचालक होती है, मतलब इनसे विद्युत और ऊष्मा आसपास नहीं, मतलब पार नहीं जा सकती। इनमें
जो विद्युत है, विद्युत धारा प्रवाहित नहीं की जा सकती। ऊष्मा, ऊष्मा का मतलब इनमें ऊष्मा जल्दी गर्म नहीं होती है, ठीक है, गर्म होंगी लेकिन जल जाएंगी, ठीक, समझ में आ गया। ये गर्म हो जाएंगी लेकिन जलेंगी नहीं, ठीक है। ऐसे लोहा है, चांदी है, किसी को गर्म करोगे तो जलेगा थोड़ा ही, वो गर्म पड़ जाएगा। इसी तरह से ये विद्युत व ऊष्मा की कुचालक होती है। अधातु विद्युत व ऊष्मा की कुचालक होती है, इनसे विद्युत धारा नहीं जा पाएगी, ठीक। जैसे लकड़ी ले लो कोई, ठीक है, प्लास्टिक वगैरह, रबर ले लो, ठीक है। अब इसमें भी अपवाद है ग्रेफाइट को छोड़कर। ग्रेफाइट क्या होता है? ग्रेफाइट भी कार्बन का एक अपरूप है, ठीक है, ग्रेफाइट भी कार्बन का अपरूप है। तो ग्रेफाइट को छोड़कर बाकी सब कुचालक होते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, यहाँ से क्या क्वेश्चन बनेगा, वह कौन सी अधातु है जिसमें ऊष्मा संचारित की जा सकती है, विद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है, ठीक है। वह कौन सी अधातु है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है, तो ग्रेफाइट, ठीक है। अब ये लो, इनको मैंने बोला इनको चालक बोल लेते हैं, इसको अचालक बोल लेते हैं, ठीक है। इनको चालक, इनको अचालक, और एक होता है अर्धचालक, वो समझ में आ जाएगा, अर्धचालक। चलो 7वां नंबर देखो, द्रव्यमान घनत्व सबसे अधिक होता, द्रव्यमान घनत्व अधिक होता है। अगला देखिए, द्रव्यमान घनत्व अधिक होता है, ठीक है। द्रव्यमान घनत्व अधिक होता है, सबसे अधिक किसमें होता है? अगर क्वेश्चन में ही पूछ लिया जाए, धातुओं में निम्नलिखित, ऐसे क्वेश्चन आएगा, निम्नलिखित धातुओं में सबसे अधिक द्रव्यमान और घनत्व किसका अधिक होता है? तो ओस्मियम और इरिडियम, इसका होता है 77, इसका 76, ठीक है, इसका 76, इसका 77। एक सेकेंड, इसका होता है 76 और इसका 77 परमाणु क्रमांक। इसका 3 तो होता है, ये तो पहले लिखा दिया है, ठीक है। क्या आया समझ में? द्रव्यमान घनत्व अधिक होता है, लेकिन सबसे अधिक किसका होता है? ओस्मियम का 76, ओस्मियम परमाणु क्रमांक 76, इरिडियम का परमाणु क्रमांक 77 सब, और कम किसका होता है? लिथियम का। यहीं से क्वेश्चन बन जाएगा कि धातुओं में सबसे कम द्रव्यमान घनत्व किसका होता है? लिथियम का। धातुओं में सबसे अधिक द्रव्यमान घनत्व किसका होता है? ओस्मियम और इरिडियम का। इनका परमाणु क्रमांक में लिख दिया है, ओस्मियम का 76 और इरिडियम का 77, ठीक है। अब आ जाओ इधर, 7वां है द्रव्यमान घनत्व कम होता है, ठीक है। इनका द्रव्यमान घनत्व कम होता है, इनसे कम होता है, ओके। अब देखिए 8वां है, गलनांक क्वथनांक अधिक होता है, गलनांक क्वथनांक अधिक होता है। उदाहरण है किसका सबसे अधिक होता है? टंगस्टन 74W। टंगस्टन को W से प्रकट करते हैं, ठीक है, और इसका परमाणु क्रमांक 74 होता है, ओके। यहीं से एक क्वेश्चन बनता है कि वह कौन सी धातु है जिसका गलनांक और क्वथनांक सबसे अधिक होता है? तो टंगस्टन का होता है, जिसके कारण ही हम जो हीटर में कॉइल लगती है ना, उसमें गलनांक के, इसमें हीटर में जो कॉइल लगती है वो कॉइल टंगस्टन धातु की होती है, ठीक है। क्यों होती है? क्योंकि उसका गलनांक और क्वथनांक सबसे अधिक होता है। इसका मतलब ये हुआ कि उसको कितना भी टेम्परेचर दे दो, बहुत अधिक टेम्परेचर दे दो, गलने का तो नाम ही नहीं लेगा। बहुत कम, ज़्यादा ही करो तो अलग बात है, लेकिन 2500, जब ये अपनी जो आते हैं कोयले आती है, कोई 1500 वाट की होती है, कोई 2000 वाट की, 2500 वाट की, इतने वाट पे भी नहीं ये गलता है, ठीक है। तो इसी वजह से इसमें टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है हीटर की कॉइल में। क्वेश्चन बनता है ये, ठीक, आया भी था पिछली बार, ठीक है। तो और 8वां इसमें है सामान्यतः कम होता है। इनका गलनांक क्वथनांक सामान्यतः कम होता है, किसको छोड़ के? कहाँ गया? हीरा को छोड़ के, ठीक है, ये याद रखना, ठीक। आ गया समझ में? धातुएं और अधातुएं, ये है इनकी। इसको मैं हट रहा हूँ, आप इसको उतार लो या स्क्रीनशॉट ले लो, ओके। चलो, उपधातु किनको कहते हैं? ठीक है, मैंने धातु पढ़ाया, वो धातु पढ़ाया, अधातु पढ़ाया, दोनों के बारे में जानकारी ले ली, ठीक है। अब आता है उपधातु, ठीक है। ये जरूरत पड़ेगी उसमें आवर्त सारणी में, ठीक है। इस वजह से इनके बारे में जानकारी होना जरूरी है,
ठीक है। उपधातु क्या है? एन एलिमेंट्स हुज प्रॉपर्टीज आर इंटरमीडिएट बिटवीन दोज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आर कॉल्ड मेटेलॉइड्स। आया समझ में? ये बोल रहा है, मैंने इंग्लिश में लिख दिया है, ठीक है, मैं हिंदी में बताता हूँ इसको। वे एलिमेंट्स, वे तत्व जो मेटल मतलब धातु और नॉन मेटल अधातु के बीच की प्रॉपर्टी को दर्शाते हों, उनको हम मेटेलॉइड्स उपधातु बोलते हैं, ठीक है। वे तत्व, ठीक है, जो धातु और अधातु के बीच की प्रॉपर्टी को दर्शाते हों या उनके अंदर जो धातु और अधातु वाले गुण हों, तो क्या कहलाते हैं? वो उपधातु कहलाते हैं, ठीक है। इन्हीं को हम सेमीकंडक्टर बोलते हैं, अर्धचालक बोलते हैं, ठीक। तो ये टोटल 7 होते हैं आवर्त सारणी में, ठीक। 7 मैंने लिख दिए हैं। बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलेनियम और एटेनियम, ठीक है। ये होते हैं 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। इनके परमाणु क्रमांक लिख लो, 5 14 32 33 51 52 और 85, ठीक है। इनके परमाणु क्रमांक ये होते हैं, ठीक। इनको 7 है और 7 ही याद रख लो। बहुत एक क्वेश्चन मतलब किसी भी एग्जाम में देख लीजिए, रेलवे, एनटीपीसी, जो कुछ है, अर्धचालक से पक्का एक क्वेश्चन आ ही जाता है, ठीक है। अर्धचालक, ठीक, 7 होते हैं ये अर्धचालक, सेमीकंडक्टर, अर्धचालक या उपधातु, ठीक है। सबसे मोस्ट इसमें सिलिकॉन और जर्मेनियम है, ठीक है। वो लेगा ये दे देगा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक है? क्वेश्चन ऐसे दे देगा, निम्नलिखित में से कौन अर्धचालक है, सेमीकंडक्टर है, अर्धचालक या उपधातु, ठीक है, उपधातु है। ऐसे क्वेश्चन दे देगा, ऑप्शन दे देगा जीई, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऐसे करके ऑप्शन दे देगा, पक्का एक ऑप्शन ऐसे देगा। तो इसमें कौन सा अर्धचालक है? जर्मेनियम। परमाणु क्रमांक 32, परमाणु क्रमांक में इनके याद रख लो, ठीक है। 5 14 32 5 14 32 33 51 52 85, 5 14 32 33 51 52 85, ठीक है। बोरॉन क्या हो जाएगा? 5 14 32, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलेनियम, एटेनियम, ठीक है। ऐसे याद रख लेना इनको, ठीक। ये अर्धचालक हैं और उपधातु भी हैं, दोनों हैं, एक ही बात है, अर्धचालक और उपधातु, ठीक। सेमीकंडक्टर बोलते हैं इनको, उपधातु मेटेलॉइड्स बोलते हैं, ठीक। तो इनको उतार लो, ठीक है। और आवर्त सारणी में अगर बात करें तो बाईं ओर के जितने भी तत्व हैं, एलिमेंट्स हैं, वो धातु हैं, और सबसे लास्ट में जो दाईं ओर के हैं वो उपधातु हैं, और बीच में एक लाइन, टेढ़ी मेढ़ी लाइन बनी होगी, ऐसे करके उपधातु आवर्त सारणी में ऐसे करके बनी होगी, ऐसे करके एक लाइन बनी है, टेढ़ी मेढ़ी जैसी लाइन, इन्हीं में इनको रखा गया है अर्धचालकों को, ठीक है। वो जब मैं आवर्त सारणी पढ़ाऊंगा तो अच्छी तरह से बताऊंगा, ठीक। तो उतार लीजिए इनको। तो अब देखिए, कुछ धातुएं हैं व उनके यौगिक और मिश्र धातुएं, ठीक है। जो धातुएं हैं, जो कुछ इंपोर्टेंट धातुएं हैं आवर्त सारणी में, उनसे कुछ मिश्र धातुएं बनती हैं, वो मैं बताऊंगा, और उनसे मिलके यौगिक बनते हैं, वो मैं बता देता हूँ, ठीक। ये यौगिक मैं इस वजह से बता रहा हूँ, कभी कभार एग्जाम में यौगिक पूछ लेता है, ठीक है। इनके अणुसूत्र पूछ लेता है, इनका दूसरा नाम पूछ लेता है, और इनके जो उपयोग हैं वो मैं पहले बता चुका हूँ अम्ल क्षार लवण में, उस वाले चैप्टर में, ठीक है। तो वहाँ से भी उनको याद कर लेना, और यहाँ पर भी इनके यौगिक में अणुसूत्र हैं वो मैं लिखा देता हूँ, कौन सी धातु से कौन सा यौगिक बनता है वो अलग करके मैं लिखाया है, ठीक है। तो देखिए, सोडियम धातु से कौन कौन से यौगिक बन सकते हैं? अधिकांश यही यौगिक हैं सोडियम धातु से बनते हैं, वो वाले, ठीक। बाकी और भी कोई होंगे, लेकिन अधिकतर यही हैं, इन्हीं से कोई क्वेश्चन पूछ लेगा एग्जाम में, ठीक है। तो ये 11 हैं, 10 हैं, 11 भी हैं, एक और बता दूंगा, ठीक है, 10 हैं अभी तो यहाँ पर। तो सोडियम धातु से इतने ही यौगिक बनते हैं, ठीक, अधिकांश यही हैं, ठीक। बाकी जो याद कर लेना, इतने इसी में से क्वेश्चन पूछ लेगा कभी कभार,
तो देखिए सोडियम धातु प्रकृति में पाई जाती है, लेकिन ऐसे नहीं कि सोडियम मिल गया, ठीक है, सोडियम मिश्रित रूप में पाई जाती है, ठीक, अलग नहीं पाई जाती है मुक्त अवस्था में, जैसे बोलते हैं कि प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती है सोडियम, ठीक है, मिश्रित रूप में पाई जाती है। उसको एक कोई विधि होती है, उससे अलग किया जाता है, उस विधि का नाम है कास्टनर, ठीक है, इसको लिखेंगे, इसको कास्टनर विधि से, कास्टनर विधि से अलग किया जाता है, ठीक है, निष्करण किया जाता है, निष्कारित किया जाता है, ऐसे कुछ लिखा होता है, ठीक है, मैंने अपनी भाषा में लिखा है। इसको कास्टनर विधि से अलग किया जाता है, तो मिश्रित रूप में होती है, उसको कास्टनर विधि से अलग कर लेते हैं सोडियम को। उसके बाद इनको यौगिक बनाते हैं मिला के। तो देखिए पहले यौगिक बनता है इसका, पहले कौन सा है, कौन कौन से यौगिक बनते हैं, सोडियम कार्बोनेट, इसका अणुसूत्र है Na2CO3 × 10H2O, इसको धावन सोडा भी बोलते हैं, ठीक है। दूसरा है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH बोलते हैं, इसको कास्टिक सोडा भी बोलते हैं। तीसरा है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा भी बोलते हैं इसको, ओके। चौथा है सोडियम सल्फेट Na2SO4 10H2O, इसको ग्लोबल साल्ट बोलते हैं, ठीक है। अब एग्जाम में ये तो क्वेश्चन पूछेगा नहीं, ये वाला नया लग रहा है ना आपको, ग्लोबल साल्ट क्या होता है, ठीक है, तो पूछ लेगा कि ग्लोबल साल्ट का सूत्र लिखिए, तो ये है, ठीक, इस वजह से मैंने आपको लिखा रहा हूँ, ठीक है। अब है पांचवा सोडियम परऑक्साइड Na2O2, ठीक, ये इसका अणुसूत्र है, इनके उपयोग भी हैं, ठीक है, इनका उपयोग कहाँ कहाँ होता है वो मैं लिखा चुका हूँ, उनको याद कर लेना, वो अम्ल क्षार और लवण वाले उसमें हैं, ठीक है। अब अगला है सोडियम नाइट्रेट Na2CO3, चिली साल्ट पीटर बोलते हैं, ठीक है, चिली साल्ट पीटर का अणुसूत्र क्या है, Na2CO3, ठीक। अब है सोडियम थायोसल्फेट Na2CO3, वो Na2SO4 × 5H2O, या इसको हाइपो भी बोल देते हैं, हाइपो, ठीक। अगला है सोडियम टेट्राबोरेट, ठीक है, Na2B4O7 × 10H2O, इसको बोरेक्स या सुहागा, सुहागा का सूत्र पूछ लेगा, सुहागा का सूत्र क्या है, तो ये लिख लेना, ठीक है। इसमें ज्यादा नहीं, बाकी तो सब आपको याद ही होंगे, ग्लोबल साल्ट, चिली साल्ट पीटर और बोरेक्स और सुहागा, यही ज्यादा पूछने वाले हैं, ठीक। अगला है माइक्रोकॉस्मिक लवण, ठीक है, माइक्रोकॉस्मिक साल्ट का अणुसूत्र लिखिए, ये क्या है, NH4OH HPO4, ठीक। अगला है सोडियम हेक्सा मेटा फॉस्फेट, इसको बोलते हैं Na2PO3 का होल 6, ठीक है, इसको कैलगन भी बोल देते हैं, कैलगन, ठीक है, इसको कैलगन भी बोलते हैं, ठीक। तो ये मैंने आपको छांट के लिखाया है, ठीक है, तो इनको आप नोट कर लो अच्छी तरह से। हाँ एक और है अलग आपको, तो वो तो पता ही होगा सबको, 11 नंबर लिख सकते हो, NaCl, ठीक है, नमक का सूत्र है ये, तो सोडियम क्लोराइड बोलते हैं इसको। तो सोडियम धातु से इतने यौगिक बनते हैं, ठीक, 11, ठीक, इनको आप याद कर लो, इनसे बाहर नहीं जाएगा, कुछ भी पूछेगा तो सोडियम से ये 11 यौगिक हैं, सोडियम धातु से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। और इसकी मिश्र धातु, सोडियम धातु की मिश्र धातु तो नहीं बन सकती है, क्या भाई, ये तो सॉफ्ट में होता है, इसको चाकू से काट सकते हैं, इसको मिश्र धातु तो नहीं बना सकते ना, तो इसकी मिश्र धातु कोई नहीं होती है, सोडियम जो धातु है उसकी मिश्र धातु नहीं होती, इसके केवल यौगिक होते हैं, वो मैंने लिखा दिया है आपको, 11 यौगिक हैं, आप इनको अच्छी तरह से नोट कर लेना और याद कर लेना, ठीक। चिली साल्ट पीटर, ग्लोबल साल्ट, हाइपो और ये बोरेक्स और कैलगन, ये आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बाकी कास्टिक सोडा ये तो नॉर्मल बात है, आप डेली पढ़ते हुए इनको, ठीक है। तो इनको उतार लो, फिर स्क्रीनशॉट ले लो, मैं हटता हूँ। देखिए दूसरा है मैग्नीशियम, ये भी धातु है, ठीक है। तो ये तो धातु है, लेकिन ये सोडियम की तरह सॉफ्ट तो नहीं है, इसकी मिश्र धातु भी बनती है, तो इसके यौगिक मैंने लिखाए हैं, तो मिश्र धातु में आगे बताऊंगा, ठीक है। तो क्या है मैग्नीशियम, Mg होता है, इसका परमाणु क्रमांक 12 होता है, लेकिन ये भी प्रकृति में मुक्त रूप से नहीं पाई जाती है, ठीक है। ऐसा नहीं कि कहीं मिल गई उठा लो ये मैग्नीशियम, ऐसा कुछ नहीं है, मुक्त रूप से नहीं पाई जाती है।
सोडियम भी नहीं पाई जाती है और मैग्नीशियम भी नहीं पाई जाती है। तो क्या करना पड़ता है इसको, ये मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट ऐसा कुछ होते हैं यौगिक, वो यौगिक के रूप में होते हैं, उनको उससे अलग करना पड़ता है। किससे अलग करना पड़ता है, कार्नालाइट एक यौगिक होता है, कार्नालाइट, इसको लिखेंगे, इसको कार्नालाइट, कार्नालाइट, इसका सूत्र होता है KCl MgCl2 into 2H2O, ठीक है, KCl M2H2O 6H2 होता है, ठीक है, KCl MgCl2 into 6H2O से अलग करते हैं, ठीक है, मैग्नीशियम को इससे अलग करते हैं, इसको कार्नालाइट से अलग करते हैं। तब ये शुद्ध रूप में आती है, ठीक है। मैग्नीशियम शुद्ध रूप में नहीं मिलती है प्रकृति में, ये जो कार्नालाइट एक यौगिक होता है, इससे इसको अलग किया जाता है, तब ये शुद्ध होती है, ठीक। फिर इसके यौगिक बनाते हैं, कैसे, देखिए कि क्या क्या बन सकता है इससे। मैग्नीशियम से फर्स्ट बनता है मैग्नीशिया, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलते हैं इसको, ठीक है। एग्जाम में पूछ लेगा मैग्नीशिया का सूत्र क्या है, MgO या मैग्नीशियम ऑक्साइड, या मैग्नीशियम ऑक्साइड को दूसरा नाम से क्या कहते हैं, मैग्नीशिया, ठीक। अगला है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH का होल ट्वाइस, इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है, ये नोट कर लेना, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है, ठीक है। तो क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को ही मिल्क ऑफ मैग्नीशियम बोलते हैं, ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, ठीक। तीसरा है मैग्नीशियम सल्फेट, MgSO4, चौथा है मैग्नीशियम कार्बोनेट, MgCO3, पांचवा है मैग्नीशियम एल्वा, ठीक है, ये सूत्र है इसका, MgOH का होल ट्वाइस MgCO3 into 3H2O। छठा नंबर है सोरेल सीमेंट भी मैग्नीशियम से ही बनती है, इसका ये सूत्र दे रखा है, ठीक है। तो इसमें दो ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये मैग्नीशियम अल्वा और सोरेल सीमेंट और मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, ठीक है। तो मैग्नीशियम ये धातु है, इससे इतने यौगिक बनते हैं, 6 अधिकांश यही हैं अधिकतर, बाकी को कोई दिक्कत नहीं, पहले इनको ही नोट कर लेना, इनको ही याद कर लेना, ठीक है। तो मैग्नीशियम से समझ में आ गया, ये मैग्नीशियम एक धातु है, ये मुक्त रूप में नहीं पाई जाती है, इसको कार्नालाइट से अलग किया जाता है, ठीक है, और इसका परमाणु क्रमांक तो मैंने बता रखा है, ठीक। इसके यौगिक ये हैं, अब ये धातु है तो इसकी मिश्र धातु तो बनना जरूरी है, तो इससे मिश्र धातु कौन कौन सी बनाई जा सकती है वो भी मैं बता देता हूँ, ठीक है। चलो इनको उतार लो पहले। अब देखिए मैग्नीशियम की यौगिक तो मैंने बता दिए, ठीक है। अब यह है मैग्नीशियम की मिश्र धातु, मैग्नीशियम को मिला के मिश्र धातु कौन कौन सी बन सकती है, वो 3 हैं इम्पोर्टेंट, तो ठीक है। तो मिश्र धातु मैग्नीशियम से मिलके ये बनती हैं। फर्स्ट है मैग्नीलियम, इसमें मैग्नीशियम 2% पाया जाता है, एल्यूमिनियम 95%, Cu और Fu, Cu या Fe मतलब कॉपर या लोहा 2 या 3%, ठीक है। दूसरा बनता है ड्यूरालुमिन, एल्यूमिनियम 95%, कॉपर 4% और मैग्नीशियम 5%। इनको नोट कर लेना, ठीक है। ये पिछली बार एक क्वेश्चन मिश्र धातु से पूछा गया है, ठीक है, वो पीतल वाला। इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम 95%, जिंक 4.5% और Cu कॉपर 0.5%। ये इलेक्ट्रॉन वो वाला इलेक्ट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन ये वाला है, देखिए इसकी स्पेलिंग अलग होती है, ठीक है, कंफ्यूजन मत पड़ना। ELEKTRON, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन वो है, ठीक है, उसमें C होती है, इसमें K होता है, तो इनका उपयोग भी आ जाते हैं। तो इसकी जितनी भी धातु वो मिश्र धातु हैं, मैग्नीशियम से मिलके जितनी भी मिश्र धातु बन रही है, मैग्नीशियम, ड्यूरेलियम और इलेक्ट्रॉन, इन सब का उपयोग तो पहली बार हवाई जहाज बनाने में किया जाता है, ठीक है। और ये इन सब का हवाई जहाज और तराजू में, इसका फर्स्ट का हवाई जहाज और तराजू बनाने में, हवाई जहाज और मोटर गाड़ी बनाने में, और इसका इलेक्ट्रॉन का हवाई जहाज और मोटर गाड़ी के ढांचा बनाने में प्रयोग किया जाता है। तो लिख लेना, मैंने लिखा नहीं है क्योंकि ये कॉमन है सब में, ये जितनी भी ये मिश्र धातु हैं तीनों हवाई जहाज बनाने में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो प्रयोग भी इनका लिख लेना, ठीक। और ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको अच्छी तरह से लिख लेना आप,
शायद नया पढ़ रहे हो इसको, तो ALEKTRONS इसकी स्पेलिंग, उसमें कंफ्यूज मत पढ़ना, सी होता है उस दूसरे वाले में, ठीक है। इनका उपयोग समझ में आ गया ना, हवाई जहाज के कल पुर्जे और ये इस बनाने में किया जाता है। और इलेक्ट्रॉन का, खास तौर से इलेक्ट्रॉन का हवाई जहाज और मोटर गाड़ी के ढांचा बनाने में प्रयोग किया जाता है। आ गया समझ में, ठीक। और एक और बात मैं बता रहा हूँ, अब मान लीजिए मैग्नीशियम 2%, एल्यूमिनियम 95% है। ये एल्यूमिनियम वाले भी क्वेश्चन में आएगा, क्योंकि इसमें एल्यूमिनियम तो मिश्रित हो रही है ना, ठीक है, तो ये उसमें भी आएगा और इसमें भी एल्यूमिनियम, वो एल्यूमिनियम की मिश्र धातु में भी यही आएगा, ठीक है। तो उसमें कंफ्यूज मत पड़ना, उसमें मैं भी पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो मैग्नीशियम ये है, मैग्नीशियम की मिश्र धातु है, इसका परमाणु क्रमांक 12 होता है, मैं पहले बता रखा हूँ। तो जितना भी कोई भी एलिमेंट्स पढ़ेंगे उसका परमाणु क्रमांक हम परमाणु क्रमांक के हिसाब से पढ़ेंगे, उसको याद रखते जाएंगे ताकि आवर्त सारणी पढ़ते समय दिक्कत ना हो, ठीक। जो कि मैंने आपको पहले बता दिया है कि आवर्त सारणी को मैं याद करा दूंगा और याद भी नहीं कराऊंगा और ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगी, ठीक। तो इसके परमाणु क्रमांक याद रखते जाइए, अपने आप उसके परमाणु क्रमांक याद होते जाएंगे। अभी आज के चैप्टर में कम से कम 10 परमाणु क्रमांक आपको याद करा दिए होंगे, 10 से 20 परमाणु क्रमांक याद करा दिए होंगे, ठीक है। तो वो याद रखने हैं, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही। तो देखते रहिए वीडियो को और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करो। वीडियो अगर हमारा अच्छा लगे आपको तो अधिक से अधिक शेयर और लाइक करो वीडियो को। ओके, थैंक यू।